Hello everyone, let's continue the question that we have left for set B. अब हम जो भी सेट बी और सेट सी में क्वेश्चन जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं इन थ्योरी उन सबको सॉल्व करेंगे. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस, एक्सपेक्टेड नंबर, इनके क्वेश्चंस अभी हम लीव कर रहे हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं अपलोड करूंगा अबाउट दैट टॉपिक ओनली. उसकी हम थ्योरी सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद ये सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे. सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एक्सरसाइज सेट बी. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? गिवन दैट फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, दो इवेंट्स हैं ए एंड बी. कैसे इवेंट्स हैं हमें नहीं बता रखा है. पी ऑफ ए की वैल्यू है 3/5, पी ऑफ बी की वैल्यू है 2/3, पी ऑफ ए यूनियन बी भी दे रखा है. हमें बोला है पी ऑफ ए गिवन बी निकालो. तो पी ऑफ ए गिवन बी अगर हमें फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता था? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में जो बाद में आ रहा है उसे लिख दो डिनोमिनेटर में सिर्फ पी ऑफ बी. हमें पी ऑफ बी तो पता है, ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिख लेगा? पी ऑफ ए पता है, बी पता है, ए यूनियन बी पता है. एडिटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, राइट? पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू होती है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या हो जाएगी? P ऑफ A की वैल्यू है 3/5 प्लस में 2/3 माइनस में A यूनियन B वाली वैल्यू 3/4. इनका LCM देखोगे तो 60 आएगा. सो ऊपर नीचे हम अगर 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 36 प्लस 40 माइनस 45 अपॉन 60, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 31/60. तो 31/60 डिवाइड बाय पी ऑफ बी इनटू में क्या वैल्यू आ जाएगी? डिवाइड में 2/3 है तो इनटू में 3/2. ये कैंसिल हुआ, 20 हो गया. सो वैल्यू आ रही है 31/40. इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे So 31 डिवाइड बाय 40 इज 0.775. देखो डी ऑप्शन मैच कर रहा है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट बोल दिया है. यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन में यही खेल है. What you have to understand is क्या वर्ड यूज किया जा रहा है. टू इवेंट्स, सिर्फ इवेंट्स बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट बोल दिया है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दिया है. तो इन सब वर्ड्स की जो कंडीशंस होती थी वो पता होनी चाहिए एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. पी ऑफ ए प्लस बी मतलब ए यूनियन बी की बात हो रही है. ये हमें फाइंड करना है. ए पता है और बी पता है. यहाँ पे हमें ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है, बट हमें पता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. So P of A union B equals to P of A plus P of B minus P of A intersection B. Independent events के केस में यहाँ पर हम लिख सकते हैं this as P of A into P of B. अब कितना इजी हो गया. ओके बस ये पार्ट आपको पता होना चाहिए कि यहां पर ऐसा होगा, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी सच क्वेश्चन. पी ऑफ ए की वैल्यू 3/5 प्लस में 2/3 माइनस में 3/5 इंटू 2/3 मतलब 2/5. तो वैल्यू कितनी हो गई? 3/5 माइनस 2/5 इज 1/5. 1/5 प्लस 2/3. So the final answer will be 13/15. देखो बी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 13. क्या बोल रहा है? पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है? P और प्रोबेबिलिटी ऑफ B की है Q. सो P ऑफ A
इक्वल्स टू पी एंड पी ऑफ बी इक्वल्स टू क्यू। क्वेश्चन में हर जगह पूछा है पी ऑफ ए गिवन बी, तो पी ऑफ ए गिवन बी क्या होता है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, और उसे कंपेयर क्या कर रहे हैं? पी बाय क्यू से, हर जगह, यहां भी पी बाय क्यू, यहां भी पी बाय क्यू, यहां पे क्यू बाय पी है। तो पहले अपन पी बाय क्यू से कंपेयर करते हैं। यहां पर मैं अगर पी बाय क्यू लिख रहा हूं, मतलब पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ बी है, वो पी ऑफ बी नीचे सेम आ रहा है, तो बेसिकली ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और पी ऑफ ए की अगर हम वैल्यू देखें तो कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है? ये हमारा सैंपल स्पेस है, ये एक इवेंट ए और एक इवेंट बी है। ये पूरा इतना बड़ा जो है ना, ये ए है, ये पूरा बी है, और सिर्फ ये पार्ट ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन है वो होता है इंटरसेक्शन बी। तो इतना सा जो पार्ट है और ये इतना बड़ा ए है, तो ऑब्वियसली पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन पी ऑफ ए, या फिर किसी केस में बराबर होगा। हो सकता है कि इवेंट इस टाइप का हो, ये ए है और ये पूरा बी है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो खुद ए ही होगा, राइट? तो हो सकता है किसी केस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ऑफ ए के बराबर हो, नहीं तो छोटा ही होगा। नॉट पॉसिबल कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है? सो दिस इज करेक्ट। तो मतलब क्या हुआ? दिस इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है? पी ऑफ बी तो दोनों में आ रहा है। ऐसे ही अपन ये वाला जब चेक करेंगे, सो दिस इज रॉन्ग, ऑल्सो दिस विल बी रॉन्ग, क्योंकि इक्वल टू आएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए डी मॉर्गन का लॉ कैसे लगता है। तो P ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट है 5/6, P ऑफ ए है 1/2 और P ऑफ बी नॉट है 2/3। ए यूनियन बी पूछ रहे हैं, तो इससे मैं क्या फाइंड कर सकता हूं? पहले तो ए यूनियन बी निकालने के लिए हमें चाहिए P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वी नो दिस, ये है 1/2, प्लस में अगर मैं ऐसा लिख दूं 1 माइनस 2/3, तो ये आ गया 1/3। ये क्या है? P ऑफ B है ना? इसकी वैल्यू कैसे आएगी? उसके लिए ये यूज होगा, P ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट को मैं लिखूंगा P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का नॉट, जिसे मैं लिख दूंगा 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आ गई वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी है? 5/6। सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई 1/6। तो यहां माइनस में 1/6 हो गया। 1/2 प्लस 1/3, तो वैल्यू आ जाएगी 5/6 माइनस 1/6। ये कितना हो गया? 4/6, मतलब 2/3। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर ए यूनियन बी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कैसे इवेंट्स बोले हैं? इंडिपेंडेंट। ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ए यूनियन बी की वैल्यू है 2/3, ए की वैल्यू है 2/5। पी ऑफ बी बता दो। इजी है। क्यों इजी है? हमें तो इंटरसेक्शन भी नहीं पता, बट इजी क्यों बोल रहे हैं सर? देखो, इंडिपेंडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसे मैं अलग से एक बॉक्स में लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में P of A intersection B can be written as P of A into P of B. इसकी वैल्यू है 2/3, इसकी वैल्यू है 2/5। इसको x ले लो
माइनस में 2/5x। अब बस सॉल्व करना है, कांस्टेंट है ये दोनों, इधर ले आते हैं। 2/3 माइनस 2/5 मतलब 10 माइनस 6/15, तो ये वैल्यू हो गई 4/15 इक्वल्स टू ये वाली हो जाएगी 3x/5। कैंसिल कर रहा हूं, ये 3 हो गया, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4/9। बी ऑप्शन मैच कर रहा है एंड इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, P ऑफ A की वैल्यू है 2/3, P ऑफ B की वैल्यू है 3/4, P ऑफ A गिवन B दे रखा है 2/3, P ऑफ B गिवन A निकालो। सो टू फाइंड P ऑफ B गिवन A, हमेशा इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमें फाइनली बोला निकालने के लिए, उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है पहले वो सोचो। इसके लिए मुझे चाहिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड में P ऑफ A। P ऑफ A है मेरे पास, इसकी वैल्यू है अपॉन में 2/3। P ऑफ A इंटरसेक्शन B कैसे निकालूं, तो इसके थ्रू निकलेगा। P ऑफ A गिवन B इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। ये पता है, ये भी पता है, तो ये निकल जाएगा, वो निकल गया, उसे यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। सो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू दिस वैल्यू विच इज 2/3 इनटू में 3/4, तो ये वैल्यू आई 1/2, यहां पे लिख दो 1/2, तो ये क्या हो गया 1/2 इंटू 3/2, द वैल्यू वुड बी 3/4। ये फाइनल आंसर आ रहा है, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 भी इजी है। कैसे? P ऑफ A की वैल्यू है A, P ऑफ B की वैल्यू है B, P ऑफ A इंटरसेक्शन B भी दे रखा है C, A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट निकालना है, तो घबराना नहीं है, डी मॉर्गन लॉ। ओके, डी मॉर्गन लॉ लगाना है। जब भी ऐसे नॉट में आ जाए ना इंटरसेक्शन वगैरह और दोनों पे नॉट लगाए, तो डी मॉर्गन के बारे में ही सोचना है। P ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट को मैं लिख दूंगा P ऑफ A यूनियन B का नॉट, मतलब 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। हमें इंटरसेक्शन पता है, A पता है, B पता है, तो यहां पर इसका फॉर्मूला लिख दो 1 माइनस P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। डायरेक्टली इनकी वैल्यूज लिख दो, देखो आंसर भी मैच होगा क्योंकि ए बी सी के टर्म्स में ही है। 1 माइनस A प्लस B माइनस C, वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस A माइनस B प्लस C। ठीक है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, दिस इज द फाइनल आंसर। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी गलत है। 1 माइनस A माइनस B प्लस C टोटली मैच हो रहा है, सो दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन 18। 3 इवेंट्स हैं A, B एंड C, प्रोबेबिलिटी दैट ओनली A ऑकर इज, सिर्फ एक इवेंट A ऑकर हो। तो अगर हम बिना कुछ ऑप्शन के भी सोचे हैं, ऑप्शन ऑन द नेक्स्ट पेज, तो प्रोबेबिलिटी ऐसी चाहिए कि A हो रहा है, B नहीं हो और C नहीं हो, तो क्या होगा बीच में इंटरसेक्शन लग जाएगा बस। दिस शुड बी द आंसर। ये तो गलत है, ये सिर्फ क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, उन्हें B और C हो रहा है नहीं हो रहा है पे ध्यान नहीं दिया है, सो दिस इज रॉन्ग। A यूनियन B यूनियन C, ये तो सब हो रहे हैं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। A नहीं हो रहा है, B हो रहा है, C हो रहा है, उनका इंटरसेक्शन है, दिस इज रॉन्ग। A हो रहा है, B नहीं हो रहा है, C नहीं हो रहा है, तो सिर्फ A हो रहा है, दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इट इज गिवन दैट अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन हैज अ गर्ल। फैमिली है कितने बच्चों की, 2 चिल्ड्रन है उसमें,
उसमें एक गर्ल है पहले से, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरी भी गर्ल होगी? बट दिस इज नॉट सेट कि फर्स्ट चाइल्ड गर्ल है या सेकेंड चाइल्ड गर्ल है, दो में से कोई सी एक गर्ल है। तो अगर दो चिल्ड्रन की फैमिली है, मतलब केसेस क्या होंगे, सैंपल स्पेस जो होगा हमारा, बॉय बॉय, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल एंड गर्ल गर्ल। बट ये टोटल केसेस हैं, उनने स्पेसिफाई कर दिया है हमारे लिए टोटल केसेस ही चेंज हो गए। ये वाला है ही नहीं टोटल केस में, क्यों? क्योंकि एक तो पहले से गर्ल है, यहाँ पे एक गर्ल है, यहाँ पे एक गर्ल है, यहाँ पे एक गर्ल है, राइट? सो द टोटल केसेस फॉर अस आर 3। ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों बॉय हैं, तो ये उस केस में काउंट ही नहीं होगा। उन्हें क्या बोला है, ऑलरेडी हैज अ गर्ल, पहले से एक गर्ल है, तो दूसरा चाइल्ड भी गर्ल हो, तो दिस केस वुड बी रॉन्ग। ये फेवरेबल आउटकम नहीं है, ये भी फेवरेबल आउटकम नहीं है, दोनों गर्ल चाहते हैं वो, मतलब। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ वुड बी 1। एक ही केस है जिसमें दूसरा चाइल्ड भी गर्ल होगा, अपॉन में 1 2 3 जिसमें एक चाइल्ड पहले से गर्ल है। सो 1/3 दैट इज सी ऑप्शन, तो ये वाला करेक्ट है। सो दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा अलग वे में दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20, 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स हैं, उछाल दिए मैंने साइमल्टेनियसली, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कॉइन वुड शो अ टेल? दूसरा कॉइन टेल दिखाएगा और पहले कॉइन पे हेड आ चुका है। टोटल केसेस जो हमारा सैंपल स्पेस रहता है दो कॉइन्स को टॉस करने का, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल, 4 टोटल केसेस रहते हैं जनरली। बट उनने क्या बोला है, फर्स्ट कॉइन हैज ऑलरेडी शोन अ हेड, तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, 1 2 1 2 1 2, फर्स्ट कॉइन सेकेंड कॉइन। फर्स्ट कॉइन पे हेड आ चुका है, मतलब 1 2, सिर्फ 2 केसेस हैं ऐसे। तो टोटल केस फॉर अस आर 2। इसमें फर्स्ट कॉइन पे टेल आ रहा है, इसमें फर्स्ट कॉइन पे टेल आ रहा है, तो ये तो रिजेक्ट हो गए ना, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड। अब वो क्या कह रहे हैं कि सेकेंड कॉइन पे क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए, सो ओनली दिस वन इज करेक्ट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 1 फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस 2, 0.5 आ रही है प्रोबेबिलिटी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब सेट सी के क्वेश्चन नंबर 1 से चालू कर रहे हैं, बिकॉज द रिमेनिंग क्वेश्चन इन सेट बी वर अबाउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेड वैल्यूज इसके ऊपर थे, सो वील डू देम लेटर। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं फॉर सेट सी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम? एक लीप ईयर है, रैंडमली सिलेक्ट करा है हमने, उसमें 53 सैटरडेज होंगे। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज number of days in a leap year. $366 होते हैं, जनरली 365 होते हैं। अब जनरली 52 सैटरडेज या कुछ होंगे। 364 डिवाइड बाय 7 करो तो वैल्यू 52 आती है। तो 364 डेज होते हैं और एक एक्स्ट्रा डे होता है, बट लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज आते हैं। इन नॉर्मल ईयर में कितने होंगे, 364 डेज, तो 2 एक्स्ट्रा डेज बचेंगे लीप ईयर वाले केस में। अब हम केसेस बनाएंगे कि जो 2 एक्स्ट्रा डेज हैं वो क्या पेयर हो सकती है, संडे मंडे, मंडे और ट्यूसडे हो सकता है,
ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे और थर्सडे हो सकता है, थर्सडे एंड फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, एंड सैटरडे संडे हो सकता है। कितने केसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 केसेस हैं और सैटरडे आ रहा है 1 2 में। सो वो जो 2 एक्स्ट्रा डेज हैं उनके लिए 7 केसेस हैं, इनमें से ही एक होगा कि 53 सैटरडेज, इनमें से एक सिलेक्ट होगा। तो कितने चांसेस हैं? टोटल केसेस आर 7 और 2 में आ रहा है सैटरडे, सो 2/7 वुड बी द आंसर। Therefore, B option is correct. Question number 2. This was a good question. इसे थोड़ा ध्यान रखना. Unbiased coin tossed 3 times. What is the probability of getting more than one head? मतलब एक से ज्यादा हेड आए, 2 हेड आ जाए, 3 हेड आ जाए, बट एक या उससे कम नहीं आने चाहिए। सो सैंपल स्पेस हमें बनाने पड़ेंगे। यहां पे क्या बनेंगे? हेड हेड हेड, एक केस ये, हेड टेल टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, ये 4 केस। फिर टेल टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड और टेल हेड टेल। टोटल में ये 8 केसेस बनेंगे। 8 क्यों बनते हैं? क्योंकि एक कॉइन है, उसे टॉस करा, 2 रिजल्ट्स आ सकते हैं। 2 कॉइन है, 4 रिजल्ट आएंगे, मतलब 2 का स्क्वायर, और 3 कॉइन होंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा। ओके, 8 केसेस वुड बी फॉर्म। अब इसमें से गिनो कितने हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा हेड है। दिस वन इज राइट, रॉन्ग, राइट, राइट, रॉन्ग, राइट, रॉन्ग एंड रॉन्ग। यहां पे 2 हेड है, इसमें 3 हेड है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 4 अपॉन टोटल में 8 केस है, मतलब 1/2। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। दो अनबायस्ड डाइस हैं, उन्हें हमने रोल कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉइंट्स नीदर 6 नॉर 9, मतलब वो कह रहे हैं कि जो भी हम डाइस रोल कर रहे हैं उन पे जो सम आएगा वो 6 नहीं आना चाहिए और 9 भी नहीं आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि एक भी डाई पे 6 नहीं है और 9 भी नहीं है, 9 आना पॉसिबल नहीं है। सो दे आर ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट द सम। तो 6 के केस में 2 4 4 2 5 1 1 5 एंड 3 3, 5 केसेस हैं। फॉर 9 5 4 4 5 3 6 एंड 6 3, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेंगे। सो 4 और 5 टोटल में ये 9 केसेस हैं जो हम चाहते हैं नहीं आए, बिकॉज दे हैव सेड नाइदर नॉर। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल, तो हमें पता है 36 है, फेवरेबल होंगे 36 -9, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई? 27/36। दिस इज 3/4, ठीक है। 9 से कैंसिल आउट कर दिया हमने। 3/4 है क्या कोई ऑप्शन? 0.75 वैल्यू आ रही है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। What is probability that 4 children selected at random would have different birthdays? 4 बच्चे हैं, रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, उनके अलग अलग बर्थडे होंगे। तो साल में 365 डेज हैं, उनमें से पहले चिल्ड्रन का बर्थडे कब आएगा?
टोटल केसेस की पहले बात करते हैं। टोटल केसेस क्या होंगे? 365 डेज में से किसी भी दिन किसी भी बच्चे का बर्थडे आ सकता है। बच्चे कितने हैं? 4। पहले बच्चे का बर्थडे 365 में से किसी एक दिन, दूसरे का 365 में से एक दिन, तीसरे का 365 में से एक दिन, इसका भी 365 में से एक दिन। मतलब 365C1 इंटू 365C1 इंटू 365C1 इंटू 365C1। तो बेसिकली ये क्या हो गया? 365 की पावर 4। अब वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि चारों का बर्थडे अलग अलग डेज पे आना चाहिए, हैव डिफरेंट बर्थडेज। तो पहले का अपन मान लो 365 में से किसी एक डे पे आया, अब उस डे को हटा दो, है ना, क्योंकि बात ऐसी चल रही है विदाउट रिप्लेसमेंट वाली। ओके, अब बचे कितने? उस एक दिन, मान लो 3 जनवरी को आया उस बच्चे का बर्थडे, तो 3 जनवरी को हटा दिया हमने 365 डेज में से, बचे कितने? 364 डेज। अब मान लो इसका बर्थडे आ रहा है 10th मार्च को, तो 3 जनवरी और 10th मार्च दोनों बर्थडेज हट गए, बचे कितने? 365 माइनस 2, दैट इज 363। इसका भी किसी मान लो 20 अक्टूबर को आया, तो ये तीनों डेट्स हट गई, अब बचे 362 डेज। ठीक है, तो दिस इज द फेवरेबल केस एंड दीज आर द टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब यहां पे 365 कॉमन आ रहा है, तो ये पावर हटके 3 हो गई। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 364 इंटू 363 इंटू 362 अपॉन 365 का क्यूब। ए ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, दिस वाज आल्सो गुड क्वेश्चन, इसे भी थोड़ा मार्क कर लेना, यू शुड रिमेंबर सच क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5, एक बॉक्स है, उसमें 5 व्हाइट बॉल्स हैं और 7 ब्लैक बॉल्स हैं। 2 सक्सेसिव ड्रॉज करे हमने और हर बार 3 बॉल्स निकली हैं। मतलब मैंने एक बार में 3 बॉल निकाली, फिर मैंने वापस से 3 बॉल निकाली, और उसमें भी इनने 2 केसेस दे दिए हैं। पहला है विथ रिप्लेसमेंट, दूसरा है विदाउट रिप्लेसमेंट। और विथ रिप्लेसमेंट में 6 बॉल्स निकली हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट में भी 6 बॉल्स निकल रही हैं। फर्स्ट ड्रॉ मतलब पहला जो ड्रॉ कर रहे हैं उसमें 3 बॉल निकली, उसमें क्या कह रहे हैं वो सिर्फ व्हाइट बॉल्स आए, और सेकेंड ड्रॉ में सिर्फ ब्लैक बॉल्स आए। ठीक है, तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विथ रिप्लेसमेंट केस। ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट। टोटल में कितनी बॉल्स हैं? 5 + 7, तो 12 बॉल्स हैं। अब विथ रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? मैंने पहले ड्रॉ में 3 बॉल्स निकाली, तीनों व्हाइट आ गई, मैंने उन्हें वापस उस बैग में डाल दिया जहां से मैं उन्हें ओरिजिनली निकाल रहा हूं, तो ये है विथ रिप्लेसमेंट। मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दोनों बार जब मैं ड्रॉस कर रहा हूं सेम है। ठीक है, तो अभी इसी की बात करते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट ड्रॉ में क्या आनी चाहिए? व्हाइट बॉल्स, मतलब 5C3, 5 व्हाइट बॉल्स हैं, उनमें से 3 सेलेक्ट हो रही है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस 12C3। एंड का मतलब इनटू, एंड द सेकेंड रो वुड प्रोड्यूस ब्लैक बॉल्स। तो सेकेंड रो में हमने 3 व्हाइट बॉल्स निकाली, देखा तीनों व्हाइट आ गई, वापस से बैग में डाल दिया। अब मैंने 3 बॉल्स निकाली और वो तीनों कैसी आई हैं? 7C3, मतलब तीनों ब्लैक बॉल्स आ गई। और टोटल में कितने में से निकाला? 12C3 में से निकाला। इसे कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5C3, 5 × 4/2 मतलब 10 अपॉन 12C3 की वैल्यू 12 × 11 × 10 डिवाइड बाय 6, 220 इंटू 7C3 की वैल्यू 7 × 6 × 5 डिवाइड बाय 6, 35 अपॉन 220। इस 0 से इसे कैंसिल कर लो, 35 और 220 में 5 आता है दोनों में, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन में 22 इंटू
तो ये आ रहा है 7/968। देखो पहले केस का ये बोल रहे हैं 6/321, ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। 1/20 35/144, इस वाले में है 7/968। ये देखो ये रहा, तो एक तो हमारा करेक्ट आ गया है। विथ रिप्लेसमेंट के केस में 7/968 आ रहा है। अब विदाउट में डिफरेंस क्या आएगा? बारह बॉल्स हैं। पहली बार में मैंने 3 ब्लैक बॉल्स निकाली, टोटल में 12 थी, ये पार्ट सेम रहेगा। दूसरी बार में 7 में से 3, पहली बार में व्हाइट बॉल्स निकली हैं, 7 में से 3 ब्लैक बॉल्स निकली हैं सेकेंड टाइम में, राइट? हाँ, बट यहां पर अब 12 बॉल्स नहीं थी, मैंने 3 व्हाइट बॉल निकाली, मैंने उन्हें बाहर ही रख दिया। अब हमारे बैग में बची कितनी है? 9, 12 - 3, 9 ब्लैक बॉल्स, 9 बॉल्स बाकी हैं टोटल में, जिसमें 7 आर ब्लैक एंड 2 आर व्हाइट, तो ये 9C3 हो जाएगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस इन विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। 9 × 8 × 7 डिवाइड बाय 6, तो 84 वैल्यू आएगी यहां पे। सो 10 से ये 220 वाला पार्ट तो 1/22 बचा, 84 डिवाइड बाय 7, नीचे 12 आ जाएगा और ऊपर 5 बच रहा है। सो 5/12 × 22, 264। देखो सेकेंड पार्ट मैच हो रहा है, यस, 5/264 ही आ रहा है यहां भी। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। सेट सी में सारे क्वेश्चन आर ऑफ गुड लेवल ओनली, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, 3 बॉक्सेस हैं विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। 5 रेड बॉल्स, 7 व्हाइट बॉल्स, 6 ब्लू बॉल्स हैं। इसमें 4 रेड बॉल्स, 8 व्हाइट बॉल्स, 6 ब्लू बॉल्स हैं। यहां पर थर्ड बॉक्स में 3 रेड बॉल्स, 4 व्हाइट बॉल्स और 2 ब्लू बॉल्स हैं। एक बॉल अगर रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी ऑफ सेम कलर। एक बॉल का मतलब हर एक बॉक्स में से एक एक बॉल निकाली, और वो कह रहे हैं कि तीनों में या तो रेड आ जाए, तीनों में व्हाइट आ जाए, या फिर तीनों में ब्लू आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। सो दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। आपको क्या करना है, इस बॉक्स में से रेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी है, यहां पे टोटल लिख लेते हैं। 7 + 5 12, 12 + 6 18 बॉल्स हैं इसमें टोटल में। 4 + 8 12, 12 + 6, यहां पे भी 18 बॉल्स हैं। एंड 3 + 4 7, 7 + 2 9, इसमें 9 है। अब यहां से रेड है, यहां से रेड है, यहां से रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, रेड फ्रॉम बॉक्स 1 एंड रेड फ्रॉम बॉक्स 2 एंड रेड फ्रॉम बॉक्स 3, ये केस हुआ सिर्फ रेड का। सो 5/18 इंटू एंड इंटू 4/18 इंटू 3/9 प्लस, क्योंकि अब और रेड का केस हो गया, या तो रेड आए या फिर व्हाइट आए, तो 7/18 एंड इसमें से भी 8/18 एंड यहां से भी 4/9। और अब क्या, सब ब्लू के केसेस। सो 6/18 इंटू 6/18 इंटू 2/9, बस इन्हें ऐड करना है मल्टीप्लाई करके। अब देखो ऑप्शन में सब में डिनोमिनेटर में 729 है मेजरली। 729 क्या होता है, 9 × 9 × 9, 5 × 4 × 3, 60 होता है। बट इसको 2 से कैंसिल कर दो, ऐसे 2 से कैंसिल कर दो, तो ये दोनों 9 हो जाएंगे, मतलब ऊपर से 4 हट जाएगा, तो 5 × 3 15/729 हो गया इसके लिए। प्लस में
यहाँ पे भी ये 4 से 18 और 18 को 9 कर देते हैं, तो 7 इंटू 8 56 अपॉन 729, 6 इंटू 6 और ये 2 है, तो एक 2 को कैंसिल करो, ये 9 हो गया, और यहां पे इसे लिख दो 3 एंड दिस इज ऑल्सो 9। ठीक है, यहां पे भी हमने ऐसा ही करा है, ये 4 से इन दोनों को काट के 9 लिख दिया है, यहां पे भी 4 से इन दोनों को काट के हमने 9 कर दिया था, बिकॉज आंसर में डिनोमिनेटर में 729 चल रहा है। 6 इंटू 3 18 अपॉन 729। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं, 18 प्लस 15 प्लस 56, 89 अपॉन 729 आ रहा है। ए ऑप्शन देखो मैच हो रहा है। ओके, सो ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, a number is selected at random from the first 1000 natural number, मतलब sample space है 1 2 3 4 से लेके 1000 तक का, बहुत बड़ा सैंपल स्पेस है। वो कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो 7 का मल्टीपल होगा या फिर 11 का मल्टीपल होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, पहले तो उन्होंने और बोल दिया है, तो या तो 7 का होगा सिर्फ या फिर 11 का होगा। जो 7 और 11 दोनों का है, मतलब बेसिकली जो 77 के मल्टीपल में आ रहे हैं उन्हें हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो 7 का मल्टीपल कैसे पता चलेगा, 1000 डिवाइड बाय 7 करो, इसको डेसिमल प्लेसेस जो 142.85 आ रहा है, तो ये जो पॉइंट वाला पार्ट है उसे हमेशा इग्नोर कर देना। सो फॉर 7 कितने होंगे, 142 मल्टीपल्स होंगे टिल 1000, 1000 डिवाइड बाय 11, फिर से ये डेसिमल वाले पार्ट को इग्नोर करना, उसके पहले के ही पार्ट को देखना है। 90 मल्टीपल्स हैं इसके। फॉर 77 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि 7 इंटू 11 इज 77, जो दोनों का मल्टीपल है। 1000 डिवाइड बाय 77, 12। अब पहले आपको 77 वाला बता देता हूं क्या है। 77 इज डिविजिबल बाय बोथ 7 एंड 11। अब 77 इंटू 3 कर लिया मैंने, 231 7 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी होगा, मतलब वो वैल्यू इसमें भी आ रही है 142 में और ये 90 में भी आ रही है, 2 बार काउंट हो रही है। वी हैव टू रिमूव दैट वन टाइम। ठीक है, या तो सिर्फ यहां पे काउंट हो या फिर सिर्फ यहां पे काउंट हो, 2 बार काउंट हो रही है, सो दैट विल मेक आवर कैलकुलेशन रॉन्ग, तो एक बार उसे सब्सट्रैक्ट करेंगे हम। सो फाइनली जो केसेस हैं 142 प्लस 90, 7 के केसेस 11 के सारे केसेस, माइनस जो एक्स्ट्रा आ गए हैं एक एक बार 77 वाले। सो 142 प्लस 90 माइनस 12, 220 होंगे। ऐसे नंबर्स जो हम सिलेक्ट करेंगे जो 7 और 11 में से किसी एक के मल्टीपल होंगे, बट हमें तो प्रोबेबिलिटी बतानी है। सो 220 आर द फेवरेबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 और 11 इक्वल्स टू 220 अपॉन टोटल नंबर में 1000 केसेस हैं, तो 0.22 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, a bag contains 8 red and 5 white balls। एक बैग है, टोटल में 13 बॉल्स हैं उसमें, जिसमें से 8 रेड बॉल्स हैं और 5 व्हाइट बॉल्स हैं। 2 सक्सेसिव ड्रॉज, 2 बार ड्रॉ कर रहे हैं, एक बार में 3 बॉल निकाली, फिर वापस से 3 बॉल निकाली और विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, मतलब पहली बार में मैंने कुछ बॉल्स निकाल ली, उन्हें मैंने बाहर ही रखे रहने दिया, सेकेंड टाइम में उसमें से 3 बॉल्स अब कम हो गई हैं। तो क्या कह रहे हैं कि पहली बार में 3 व्हाइट बॉल्स आए और सेकेंड बार में 3 रेड बॉल्स आए। इजी है, विदाउट रिप्लेसमेंट ही है। हमने तो पहले जो क्वेश्चन करा था उसमें विद रिप्लेसमेंट भी करा और विदाउट भी करा था। अब क्या करना है, यहाँ पे पहला ड्रॉ क्या चाहिए, 3 व्हाइट बॉल्स चाहिए, तो 5 में से 3 5C3, टोटल में 13C3,
इनटू, क्योंकि हमें एंड सेकंड वाले में 3 चाहिए रेड बॉल्स, तो रेड बॉल 3 निकाल लिए 8 में से। अब यहाँ पे 13 की जगह टोटल नंबर में बॉल कम हो जाएंगे, क्योंकि 5 में से 3 तो हम निकाल के बाहर फेंक चुके हैं। सो 10, 13 माइनस 3 हो जाएगा 10C3। बस इसे सॉल्व करना है, we'll get our answer. 5C3 is 10. अब 8C3 will be 8 into 7 into 6 divide by 6, मतलब 56 अपॉन में क्या आ जाएगा 13 into 12 into 11 डिवाइड बाय 6, तो 286 into 10C3 की वैल्यू 10 into 9 into 8 डिवाइड बाय 6, 120। ये जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दो, 286 डिवाइड बाय 56, ये तो पॉइंट में वैल्यू आ रही है, 56 डिवाइड बाय 2, 28 अपॉन में 286 इंटू 6 हो जाएगा। ऑप्शन किस वे में दिए हैं, दिस इज गेटिंग ओवर सिंप्लीफाई हो रहा है, तो 286 डिवाइड बाय 7 करते हैं, नहीं हो रहा है। 286 डिवाइड बाय 4 करो, नहीं हो रहा है। 28 डिवाइड बाय 2 करा, सो दैट्स 14 अपॉन में 286 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 से कैंसिल करा, यहाँ भी 2 से कैंसिल करा। अब एक और 2 है, तो 286 डिवाइड बाय 2 करा, तो 7 अपॉन 143 इंटू 3, 429। देखो 7 अपॉन 429 है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो कैंसिलेशन बहुत ध्यान से करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 2 बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस हैं, उसमें क्या है 5 व्हाइट बॉल्स और 6 ब्लू बॉल्स हैं बॉक्स 1 में, 3 व्हाइट बॉल्स और 7 ब्लू बॉल्स हैं बॉक्स 2 में। ये बॉक्स 1 है, 5 व्हाइट एंड 6 ब्लू, और ये बॉक्स 2 है, इसमें क्या है 3 व्हाइट एंड 7 ब्लू। कोई एक बॉक्स सिलेक्ट हो रहा है रैंडमली, पहले तो बॉक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली, उसके बाद एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि रैंडमली एक बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद जो बॉल निकाल रहे हैं वो भी ब्लू कलर की आएगी। तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अब बस चेंज क्या हुआ है कि बॉक्स भी सिलेक्ट हो रहा है। हमें ब्लू बॉल कैसे निकलेगी वो तो पता है, दैट्स नॉट द डिफिकल्ट पार्ट। इसमें बस एक छोटी सी चीज है, 2 बॉक्सेस में से एक को सिलेक्ट करने का तरीका 1/2, तो ये 1/2 इनटू, अब जो हम करते आए हैं वही करना है। पहला बॉक्स मान लो ये वाला सिलेक्ट हुआ है, दिस, और होगा दूसरे केस में और दिस होगा, तो अब यहां से एक ब्लू बॉल सिलेक्ट करने का तरीका, टोटल में बॉल्स कितनी हैं 6 + 5 11, तो 6 ब्लू बॉल्स में से एक सिलेक्ट करने का तरीका 6C1 लिख देता हूं आपके लिए, 6C1 अपॉन में 11 में से एक सिलेक्ट करनी है, और मान लो सेकंड बॉक्स सिलेक्ट हुआ है तो 7 ब्लू बॉल्स में से एक सिलेक्ट करनी है, 7C1 अपॉन 10C1, टोटल में 10 है, तो 1/2 6/11 प्लस 7/10, तो 1/2 ये हो जाएगा 60 + 77, 137 अपॉन 110, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनल आंसर आ गया 137/220। दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10। एक प्रॉब्लम है प्रोबेबिलिटी की, was given to 3 CA स्टूडेंट्स, 3 CA स्टूडेंट्स हैं A, B एंड C, जिनके चांस उसे सॉल्व करने के हैं 1/3, 1/5 एंड 1/2।
क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व्ड। जब भी ऐसा पूछा जाता है ना दैट द प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व्ड, मतलब वो क्या कह रहे हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ देम वुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। या तो सिर्फ ए कर पा रहा है, या सिर्फ बी कर पा रहा है, या सिर्फ सी कर पा रहा है, या फिर सिर्फ ए और बी कर पा रहे हैं, सी नहीं कर पा रहा है, ए और सी कर पा रहे हैं, बी नहीं कर पाया, बी और सी ने कर लिया और ए नहीं कर पाया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए बी और सी तीनों ने कर लिया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी जो होगी, इवेंट हमारा ए मान लिया, 1 माइनस कोई भी नहीं कर पाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। और ये बेसिकली क्या है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो 1 माइनस पी ऑफ ए नॉट इंटू पी ऑफ बी नॉट। नॉट क्यों लगा रहा हूं, ए भी नहीं कर पाया, बी भी नहीं कर पाया और सी भी नहीं कर पाया। 1 माइनस पी ऑफ ए नॉट कितना होगा, ये 1/3 है, तो 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3 इंटू 1/5, तो 1 माइनस 1/5 की वैल्यू 4/5, और ये है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 is still 1/2 ओनली। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1 माइनस 4/15। तो वैल्यू आ जाएगी 11/15। दिस इज द फाइनल आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। देयर आर 3 पर्सन्स एज्ड 60, 65 एंड 70 ईयर्स ओल्ड। 3 लोग हैं 60, 65 और 70 ईयर्स के। द सर्वाइवल प्रोबेबिलिटीज फॉर दीज 3 पर्सन फॉर अनदर 5 ईयर्स। इसका मतलब कि ये 5 साल और जिंदा रहेंगे, उसके क्या चांसेस हैं वो गिवन है 0.7, 0.4 एंड 0.2 रिस्पेक्टिवली। मतलब 60 वाले के लिए 0.7, 65 वाले के लिए 0.4 और 70 वाले के लिए 0.2। What is the probability that at least 2 of them would survive for another 5 years? कम से कम 2, या तो ये 2, या फिर ये 2, या फिर ये दोनों, या फिर तीनों, बस ये केसेस बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मान लेते हैं, These two should survive। मान लो 60 और 65 वाला सर्वाइव कर रहे हैं एक केस, तो 0.7 इंटू 0.4 इंटू ये 0.2 वाले ने नहीं सर्वाइव करा, तो 1 माइनस 0.2 कर दो, मतलब 0.8। ये एक केस हुआ। दूसरे केस में मान लो 0.7 और 0.2 वाले ने कर लिया और 0.4 वाले ने नहीं किया, तो 0.7 इंटू 0.4 वाले की हो जाएगी 0.6 इंटू 0.2 प्लस, मान लो 0.7 को छोड़ के बाकी दोनों ने कर लिया, अब तो 0.7 वाले में आ जाएगी 0.3 इंटू 0.4 इंटू 0.2। अब मान लो तीनों ने कर लिया, तो 0.7 इंटू 0.4 इंटू 0.2। बस ऐसे कैलकुलेट करना है। सेवन इंटू 4 इंटू 8, तो ये वैल्यू आ रही है 0.224 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 2, 0.084 प्लस 0.024 प्लस 0.056। इन्हें ऐड कर दो, वैल्यू आएगी 0.388। सो डी ऑप्शन मैच कर रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोल रहा है, टॉम स्पीक्स ट्रूथ 30% केसेस में, मतलब 30/100 0.3 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी ट्रूथ की, एंड डिक स्पीक्स ट्रूथ इन 25, मतलब 0.25%।
0.25 प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड कॉन्ट्राडिक्ट? कॉन्ट्राडिक्ट मतलब एक सच बोल रहा है, दूसरा झूठ बोल रहा है, दूसरा सच बोल रहा है और पहला झूठ बोल रहा है। तो क्या पूछना है? P ऑफ T इंटू P ऑफ D नॉट प्लस P ऑफ D इंटू P ऑफ T नॉट। बस ये बताना है, इसने सच बोला इसने झूठ बोल दिया, या फिर इसने सच बोला और इसने झूठ बोल दिया, बस। तो हमें इन सब की वैल्यूज पता है। T की क्या है? 0.3, इसकी 0.25 है। अगर वो सच बोल रहा है तो झूठ बोलेगा तो 0.75 हो जाएगी इंटू 0.75 प्लस में इसकी 0.25 इंटू में इसकी, जब झूठ बोलेगा तो 0.1 माइनस 0.3 मतलब 0.7। 0.3 इंटू 0.75 0.225 प्लस 0.25 इंटू 0.7 0.175, तो वैल्यू हो जाएगी 0.400। सो बी ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 2 अर्न्स हैं, पहले अर्न में 3 रेड बॉल्स और 5 व्हाइट बॉल है, दूसरे में 4 रेड बॉल और 6 व्हाइट बॉल है। एक बॉल रैंडमली निकाल ली हमने इस वाले में से जिसमें 3 रेड बॉल और 5 व्हाइट बॉल है, उसको डाल दिया सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में 10 थी पहले, अब एक बढ़ गई, मतलब अब 11 हो गई है। नाउ अनदर बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेकंड अर्न। सेकंड अर्न में से एक बॉल निकाली, अब क्या चांस है कि वो रेड होगी? तो यहाँ पे केसेस बनेंगे कि पहली बॉल जो हम इस वाली अर्न में से निकाल रहे हैं, अगर वो रेड थी तो यहाँ पर कुछ अलग रिजल्ट आएगा। सेकंड में अगर वो व्हाइट बॉल निकली थी पहली इसमें से और इसमें व्हाइट डाल दी तो फिर अलग रिजल्ट आएगा। तो कैसे निकलेगा ये मैं बताता हूं आपको। देखो, पहला केस जो 3 रेड बॉल और 5 व्हाइट बॉल वाला है ना, उसमें से एक रेड बॉल निकल गई। 3C1 मतलब 3 अपॉन में, ये केस 1 है रेड बॉल वाला। इसमें से एक रेड बॉल मिली, टोटल में 8 थी, 8 में से एक सिलेक्ट करी तो 8 वेज है हमारे पास, इनटू क्योंकि एंड है। अब सेकेंड बॉल जो सिलेक्ट हो रही है वो हम चाहते हैं रेड हो, तो इसमें 4 रेड पहले से थी, एक रेड बढ़ गई तो 4 + 1 5 रेड बॉल्स हैं, और टोटल में भी 4 + 1 5 + 6 11 इतनी बॉल्स थी। तो ये क्या हो गया 15/88। केस 2, जो पहली ऑन है उसमें से एक व्हाइट बॉल निकल गई। अब तो व्हाइट बॉल निकलने का 5C1/8C1 मतलब 5/8। अब सेकंड में वो एक व्हाइट बॉल गई, तो व्हाइट बॉल कितनी हो गई अब 7, रेड बॉल 4 ही है, हमें निकालनी क्या है रेड बॉल, तो 4 ही है वो, तो अपॉन में 11, तो ये हो गई 20/88। दिस प्लस दिस, क्योंकि दिस केस एंड दिस केस, सॉरी और दिस केस, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। सो 15 + 20/88 that is 35/88। दिस इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14। एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, 30%, 40% एंड 50%। 30% है जो फिजिक्स में फेल हो गए, डब्बा गुल हो गया फिजिक्स में, 40% का केमिस्ट्री में डब्बा गुल हो गया, और 50% ऐसे थे जो एटलीस्ट वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स, मतलब हो सकता है वो दोनों में फेल हुए हों, या फिर सिर्फ फिजिक्स में हुए हों, या फिर सिर्फ किस में होंगे, केमिस्ट्री में। तो बेसिकली ये क्या है जो 50% है ना, दैट इज A यूनियन B। इफ एन एग्जामिनी इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक रैंडमली कोई सा भी स्टूडेंट हमने सिलेक्ट कर लिया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फिजिक्स में पास हुआ होगा बट केमिस्ट्री में फेल? मतलब पूछ क्या रहे हैं, P ऑफ P', P' मतलब फिजिक्स में पास, क्योंकि ये क्या है, ये तो फिजिक्स में फेल है। गिवन C क्या है, केमिस्ट्री में फेल, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, P ऑफ P' इंटरसेक्शन C
माइनस सॉरी इंटरसेक्शन सी डिवाइड बाय पी ऑफ सी। तो पहले तो समझो ये हमारा टोटल सैंपल स्पेस है, ये फिजिक्स में फेल वाले, ये केमिस्ट्री में फेल वाले। फिजिक्स में फेल है 30%, ये है 40%, और जो टोटल ये ब्लू वाले जो मार्क कर रहा हूं सब कुछ ये मिला के हैं 50%। ये क्या है? P ऑफ P यूनियन C। ये 30% है P ऑफ P। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.5, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है। ये 0.3 है और P ऑफ C कितना है? 0.4। अब ये P बार इंटरसेक्शन C कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए होगा P ऑफ C माइनस P ऑफ P इंटरसेक्शन C। केमिस्ट्री में जो फेल है माइनस जो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में फेल है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पूरा हट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये वाला जो फिजिक्स में ही पास रहेंगे। दैट्स व्हाट वी नीड। हमें फिजिक्स के पास वाले विथ केमिस्ट्री में फेल वाले चाहिए, अपॉन में जो केमिस्ट्री में फेल है। तो P ऑफ C की वैल्यू है 0.4 माइनस इंटरसेक्शन वाले की वैल्यू कैसे आएगी? 0.4 प्लस 0.3 माइनस 0.5 कर लो, एडिटिव प्रॉपर्टी लगा दी। 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.5, तो ये वैल्यू है 0.2 डिवाइड बाय 0.4। तो क्या आ गया? 0.2 डिवाइड बाय 0.4, मतलब वैल्यू आएगी 0.5, मतलब 1/2। सो ए ऑप्शन मैच कर रहा है, वैल्यू आ रही है 1/2। क्वेश्चन नंबर 15। A packet of 10 electronic components is known to include 2 defectives. दो कैसे हैं इसमें? डिफेक्टिव हैं। If a sample of 4 components is selected at random from the packet, 4 components का सैंपल हमने रैंडमली ले लिया है इसमें से, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द सैंपल डज नॉट कंटेन मोर देन 1 डिफेक्टिव? मतलब या तो 0 डिफेक्टिव हो या फिर 1 डिफेक्टिव हो। तो 0 डिफेक्टिव का केस प्लस 1 डिफेक्टिव का केस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मान लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिफेक्टिव। तो 0 डिफेक्टिव के लिए क्या होगा? 2 डिफेक्टिव है और 8 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सही होंगे, तो 2 में से एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ, इनटू 8 में से कितने हो गए? 4, प्लस ये क्या? फेवरेबल फॉर 0, फेवरेबल फॉर 1 के लिए 2C1 इंटू 8C3 हो जाएगा, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 10 में से 4 सिलेक्ट करने का तरीका 10C4, 2C0 मतलब 1, 8C4 की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 24, 70 प्लस 2 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाय 6, तो 2 इंटू 56, वैल्यू इज 112, अपॉन में 10C4, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 24, 210। (182 अपॉन 210 आ रहा है, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बिकॉज द आंसर इज दूसरे टर्म्स में है। तो 182 डिवाइड बाय 7 करो, तो वैल्यू आ रही है 26 अपॉन 30, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो वैल्यू आ जाएगी 13 अपॉन 15। ये फाइनल आंसर है। देखो सी ऑप्शन मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर
16। 8 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, उन्हें रैंडमली 3 बैग्स में प्लेस करना है। ये बैग 1 है, ये बैग 2 है, ये बैग 3 है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम टू सेम 8 बॉल। मैं इस बॉल को इधर डाल सकता हूं, इधर डाल सकता हूं, इधर डाल सकता हूं। एक बॉल को किसी भी बैग में प्लेस करने के कितने वेज हो गए? 3। इसके 3, इसके 3, इसके 3 से लेके इसके 3, मतलब 8 बॉल्स, हर एक के 3 वेज। तो टोटल केसेस कितने हो गए? 3 to the power 8 टोटल आउटकम्स है। अब फेवरेबल, हम क्या चाहते हैं? बैग 1 में कितनी बॉल्स आए? 3। मान लो 1 2 3 को मैंने बैग 1 में डाल दिया। 8 में से 3 बॉल्स को बैग 1 में डालने के कितने वेज हो गए? 8 में से 3, 8C3, बचे कितनी? 5। 5 में 1 2, हर एक के 2 वेज। इसको मैं 2 जगह डाल सकता हूं, इसको 2 जगह, इसको 2, इसको 2 और इसको भी 2। तो 8C3 इंटू 2 की पावर 5। दीज आर द फेवरेबल आउटकम्स, दीज आर द टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी हो गई दिस अपॉन दिस। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। P ऑफ A इक्वल्स टू 8C3, 8 इंटू 7 56 इंटू 2 की पावर 5 32 अपॉन में 3 की पावर 8 6561। 32 इंटू 56 डिवाइड बाय 6561, तो वैल्यू आएगी 0.27312 अप्रोक्सीमेटली दिस। ए ऑप्शन को देखो और इसे देखो, डायरेक्टली मैच कर रहा है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक्स एंड वाई स्टैंड इन अ लाइन विथ 6 अदर पीपल। एक्स और वाई एक लाइन में खड़े हैं, साथ में 6 दूसरे लोग भी हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 लोग एक्स और वाई के बीच में आएंगे? तो देखो, ये एक्स है, ये वाई है। 1 2 3, फिर 1 2 3, ये एक लाइन है। ओके, अब मान लो इस पूरे को एक पर्सन मान लो, जो हम करते थे ना पीएनसी में कि वी वांट 1 वुमन बिटवीन दीज 2 पर्टिकुलर मैन, और इतने सारे लोग हैं तो उन्हें 1 मान लो। अब एक्स वाई के बीच में 3 लोग, 6 में से 3 लोग उनके बीच में बैठाने के कितने तरीके हो गए? सिलेक्टिंग 6 पीपल, selecting 3 people from 6 people, तो 6C3। फिर इन तीनों का अरेंजमेंट होगा आगे पीछे, राइट? तो 3 फैक्टोरियल, क्योंकि x और y के तो बीच में रहेंगे, पर ये 3 अपनी जगह बदल सकते हैं ना, इसलिए 3 फैक्टोरियल। अब ये 1 2 3 4, ये चारों भी अपनी जगह बदलेंगे, इंटू 4 फैक्टोरियल। हो गया, राइट? नहीं, अभी नहीं हुआ है। एक्स और वाई भी अपनी जगह बदल सकते हैं। एक्स और वाई के बीच में बोला है, बट ऐसा नहीं बोला है कि वाई और एक्स और वाई उल्टा है। सो यहां पे वाई हो सकता है, यहां एक्स भी हो सकता है, तो इंटू 2 फैक्टोरियल। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है। तो ये फेवरेबल केसेस थे। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। 8 लोगों को बैठाने के टोटल तरीके होते हैं 8 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 6C3 is 20 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 2 अपॉन में 8 फैक्टोरियल है, तो 20 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 2 5760 अपॉन में 40320। अब इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 40320 डिवाइड बाय
5760 करो तो वैल्यू आ रही है 7, मतलब ये क्या है 1/7 है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। ए की प्रोबेबिलिटी है 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी है 1/3, ए इंटरसेक्शन बी भी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट गिवन बी नॉट बताना है, मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला होगा ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, राइट, क्योंकि बी नॉट आ रहा है नीचे। डी मॉर्गन्स लॉ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का नॉट अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या करेंगे, इसको लिख दो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये निकाल लेंगे, ये हमें पता है प्रोबेबिलिटी बी की 1/3 है, और हमें जब ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सब कुछ पता है, सो व्हाट वी हैव टू डू, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, इससे ए यूनियन भी आ गया, अपॉन में क्या है 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3। बस इसे कैलकुलेट करना है, 1 माइनस एलसीएम आएगा 12, 6 प्लस 4 माइनस 3 अपॉन 12 अपॉन में 2/3, तो ये वैल्यू आएगी 10 माइनस 3 7, और 1 माइनस 7/12 है मतलब 5/12 इंटू 3/2, ये कैंसिल हुआ, 4 हो गया, 5/8 इज द फाइनल आंसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, 4 डिजिट्स हैं 1 2 4 एंड 6, इन्हें रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं कि 4 डिजिट नंबर फॉर्म हो सके 4 डिजिट का। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर फॉर्म हो रहा है इनसे वो डिविजिबल होगा 4 से, 4 से डिविजिबल करना है, तो 4 से डिविजिबल होना है तो लास्ट की जो 2 डिजिट है ना वो 4 से डिविजिबल होने ही चाहिए। 1 2 4 6, तो पहली जो होगी वो होगी 12, दूसरी होगी 16, फिर 24 होता है और एक 64। इसके अलावा इनसे आप कोई भी 2 डिजिट्स फॉर्म कर लो इन नंबर्स का लेके, वो नहीं होंगे। इसके आगे आप इनमें से रैंडमली कुछ भी नंबर रखोगे और डिवाइड करोगे 4 से, इट विल गेट डिविजिबल। अब यहां पर 1 और 2 रख दिया, बचा क्या 4 और 6, तो क्या क्या फॉर्म हो सकता है, 4 6 1 2 हो सकता है, 6 4 1 2 हो सकता है, राइट। तो 1 2 3 4 ये 4 केसेस आ गए। अब यहां पे जो प्लेसमेंट होगा हर एक में 2 फैक्टोरियल वेज है, यहां 2 फैक्टोरियल, यहां 2 फैक्टोरियल, यहां 2 फैक्टोरियल, यहां 2 फैक्टोरियल, सो 2 फैक्टोरियल इंटू 4 मतलब 8 केसेस हैं फेवरेबल। टोटल केसेस 4 फैक्टोरियल, 4 स्पेस हैं उन पे 4 डिजिट्स को प्लेस करना है, तो अरेंजमेंट क्या होगा 4 फैक्टोरियल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 इज 8/24, 24 मतलब 4 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 1/3। दिस इज द फाइनल आंसर, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, एंड इन दिस वे सेट सी के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं एक्सेप्ट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस पार्ट, उसे हम कंटिन्यू कर लेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू एवरीवन।